फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप वसीयत करना चाहते हैं तो आप वसीयत कैसे कर सकते हैं और वसीयत करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और वसीयत करने का कोई फॉर्मेट होता है या नहीं है, या इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सारे जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ उसकी नॉलेज से अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात मैं ये करना चाहूँगी कि वसीयत होती क्या है। वसीयत वो होती है जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने वारिसों को देना चाहता है, या तो वो एक पेपर के फॉर्मेट में या एक लीगल रूप से भी वह उसको देना चाहता है, तो वो किस तरीके से दे सकता है, तो वो वसीयत करता है। वसीयत जिसको विल बोलते हैं इंग्लिश में। आप वसीयत के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर आपकी वसीयत किसके नाम होगी या आप किसको कौन सा पोर्शन देना चाहते हैं। आप अपने वारिसों में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या किसको देना है कि और कैसे देना है। आपके जाने के बाद ही वो उसे मिलेगा, लेकिन वो आप पहले से डिसाइड करके एक वसीयत बनवा कर रख सकते हैं और उसके बाद आपके जाने के बाद वो वसीयत अप्लीकेबल हो जाएगी और उसी के हिसाब से वो वारिसों में बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से वसीयत करना कि जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी एसेट्स है, उसको आप किस तरीके से आगे आने वाले टाइम पर जब आप नहीं होते हैं अपने वारिसों को या जिसे भी आप देना चाहते हैं किस तरीके से देंगे, वो एक आप उन्हें बताना चाहेंगे तो भी बता सकते हैं, और अगर आप हिडन रखना चाहते हैं तो भी आप हिडन रख सकते हैं। यानी कि आपने वसीयत कर दी है और आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने वसीयत कर दी है, तो जिस एडवोकेट के थ्रू आप वसीयत करते हैं उस पता है कि आपने बिना बताए वसीयत की है, तो आपके ना रहने पर वो एडवोकेट वहाँ पर उपस्थित होकर आपके वसीयत के बारे में बता सकता है। तो इस प्रकार से आप वसीयत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप वसीयत करने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी और खर्चे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वसीयत के लिए आपको एक एडवोकेट रखना पड़े। एडवोकेट आदमी इसलिए रखता है कि वो एक सही फॉर्मेट आपको बताएगा और हर चीज़ आपको सही तरीके से बताएगा। कैसे आपको वसीयत में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे आपको वसीयत किसको करनी है, ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन उसको लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो वकील एक अच्छे तरीके से बताता है। तो आप तब वहाँ पर वकील की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप एक वकील नहीं करना चाहते हैं तो एक सादे कागज़ जो A4 साइज़ का पेपर होता है उस पर और एक पेन से भी अगर आप लिख कर रख लेते हैं और आपके उस पर सिग्नेचर होते हैं और आपने एक दो प्रूफ के भी उस पर जो दो प्रूफ होते हैं उनका भी अगर सिग्नेचर करा रखा है तो वो भी वसीयत अप्लीकेबल होगी और वो भी वसीयत आगे जाके काम आती है। जब आप जो पर्सन वसीयत करता है वो नहीं रहता है तो भी वो भी वसीयत अप्लीकेबल होती है कोर्ट में। तो एक ज़रूरी नहीं है कि वसीयत करने के लिए एक एडवोकेट की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आप एडवोकेट की सहायता से वसीयत कराते हैं और उसे रजिस्टर्ड करा देते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और वो फ़ायदे मैं आपको आगे बताऊंगी। या सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि वसीयत करने के लिए ये कंपलसरी नहीं है आपको एक एडवोकेट की नीड हो। आप एक सादे पेपर पे भी आप वसीयत लिख सकते हैं और उसे उस पर अपने सिग्नेचर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी वसीयत के प्रोसेस क्या है या वसीयत बनाने की प्रक्रिया क्या है। करने से पहले आपको डरने की या किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया गया है। वसीयत करने के पहले आपको बस इतना कंफर्म करना पड़ेगा कि जो वसीयत आप कर रहे हैं उस पर आपका नाम है, यानी कि वो आपकी
खुद ही अधिग्रहण की गई है या वो विरासत में आपको मिली है, इस चीज़ का आपको कन्फर्मेशन कर लेना पड़ेगा, तभी आप उस वसीयत को कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक कागज़ और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। और वसीयत करते समय आपको वसीयत पे जो भी चीज़ आपको लिखनी है वो लिखने के बाद आपके सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा आपको 2 गवाह और उनके सिग्नेचर भी लिखना पड़ेगा। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं यानी कि अनपढ़ हैं तो भी आप वसीयत लिखवा सकते हैं। जिस व्यक्ति से वसीयत लिखवाइएगा उसको लिखवाने के बाद उसे प्रॉपर पढ़कर उस पर आपके सिग्नेचर की जगह अंगूठे का निशान लगेगा और वहाँ पर भी 2 गवाह लगेंगे और 2 गवाहों को भी सारी डिटेल पढ़ के बतानी पड़ेगी और उनके सिग्नेचर लगेंगे। अगर 2 गवाह भी अनपढ़ हैं तो वहाँ पर उनके भी अंगूठे के निशान लगेंगे, तो आपका वसीयत पूरा हो जाएगा। 2 गवाह के साथ उनके 2 एक प्रूफ लगेगा, वैध प्रूफ होता है, मीन्स उनका एक आईडी प्रूफ भी लगेगा। तो उससे क्या होगा कि कंफर्म हो जाएगा जो वसीयत की गई है वो वैलिड है। अगर आप बोलते हैं कि हाथ से लिखी गई वसीयत की न्यायालय में मान्यता है, तो जी हाँ, न्यायालय में अगर हाथ द्वारा वसीयत की गई है तो भी उसको भी मान्यता दी गई है। अगर उसमें प्रॉपर आपके सिग्नेचर हैं या अंगूठे के निशान हैं जिस व्यक्ति ने वसीयत की हुई है और 2 गवाह के साइन हैं और या उनके अंगूठे के निशान हैं, तो उसको भी न्यायालय में भी मान्यता दी गई है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके वसीयत करने वाला किसी वसीयत को किसी स्टैम्प पेपर पे ही वसीयत करे, उसको आप सादे पेज पे भी वसीयत कर सकते हैं। एक कानूनी वसीयत की बात करेंगे तो पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 के अंतर्गत कानूनी रूप से जो वसीयत किया जाता है उसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है या उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, तो वो लीगली रूप से वसीयत रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर आप कानूनी दस्तावेज के रूप में वसीयत करवाने चाहते हैं यानी कि उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो लेकिन इसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो क्या वो वसीयत मान्य नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कानूनी रूप से वसीयत को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं और आपने एक सादे पेज पर लिख कर रखा हुआ है कि आपने एक सादे पेज पे ही वसीयत लिखा, लोगों के गवाह भी लगाए हुए हैं, तो वो भी वसीयत मान्य होती है। और एक चीज़, कोई भी वसीयत करता अपनी वसीयत को कभी भी निरस्त कर सकता है और उसके बदले में दूसरी वसीयत भी बना सकता है। लेकिन अगर वसीयत को आपने पहले जो किया है उसको रजिस्टर्ड करा दिया है और दूसरी वसीयत जो आपने पहले वसीयत को रद्द कराकर की है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो भी वो भी मान्य होती है। अगर आपने जो दूसरी वसीयत बदली है वो भी न्यायालय में मान्य होगी। यानी कि जो वसीयत आपने संशोधित की है वो भी अगर आपने पंजीकृत नहीं कराया है तो भी वह मान्य होगी। अब मैं बताऊंगी कि वसीयत को रजिस्टर्ड कराने के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो वसीयत है वो लीगल रूप से रजिस्टर्ड हो गया है और उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास होती है, तो कोई भी आपको धमका कर या आपको छिपा कर आपकी वसीयत को छीन नहीं सकता है उसकी, क्योंकि जो मेन वसीयत की कॉपी रजिस्ट्रार के पास होती है वो किसी को भी ऐसे नहीं मिल सकती है। वो जब आप चाहेंगे तब मिलेगी, अदरवाइज़ जो आपका एजेंट होता है अगर उस कॉपी को लेना चाहता है वो भी आपके परमिशन से तभी उस वसीयत की कॉपी वहाँ से मिल सकती है। चीज़ और होती है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अगर आपने रजिस्टर्ड वसीयत कराई है तो उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रहती है, तो वो उसको कोई ऐसे ही निकलवा नहीं सकता है, उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। तब उसके आवेदन करने के बाद उसकी एक प्रति आपको मिल पाएगी। इसके अलावा मूल वसीयत यदि किसी आग में या किसी दुर्घटना में नष्ट हो जाती है तो उसकी एक प्रति हमेशा रजिस्ट्रार ऑफिस में सुरक्षित रहती है, तो वो आप कभी भी आवेदन करके ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वसीयतकर्ता के साथ उसने जो भी वसीयतनामा बनाया होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर उसने कानूनी रूप से रजिस्टर कराया होता है तो उसकी जो वास्तविक वसीयत होती है वो हमेशा बनी रहती है। अगर कोई चाहे कि अगर किसी ने उसे धमका कर या कुछ करके दूसरा वसीयत बना भी लिया है तो उसकी मूल कॉपी जो मेन पहली वसीयत होती है जो रजिस्ट्रार के पास जमा होती है उससे उसकी तुलना की जाएगी। अगर उसमें कुछ भी भिन्नता पाई जाएगी तो दूसरी वसीयत रद्द कर दी जाएगी, अगर वसीयतकर्ता उसमें ऑब्जेक्शन कर देता है तो।
और अगर टैक्स के पॉइंट से देखें कि वसीयत करने में क्या किसी को टैक्स देना पड़ेगा जिसके नाम पे वसीयत की जाती है, तो अगर आप रिलेशन में वसीयत करते हैं, यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर हस्बैंड की वसीयत उनके बच्चों या उसकी वाइफ को जाती है, तो उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर अदर पर्सन जो रिलेशन में नहीं आता है वो 50,000 से ऊपर की वसीयत संपत्ति गिफ्ट के रूप में दी जाती है, तो उस पर आपको वसीयत कर देना पड़ेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सिर्फ हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों पर आधारित होती है और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत वसीयत की जाती है, वो उसमें मौजूद है। ईसाइयों और जनजातियों के रूप में जो लोग पहचाने जाते हैं उन पर भारत के उत्तराधिकार अधिनियम लागू किए जाते हैं। वसीयत कराने में कितना खर्चा आता है, तो अगर आप एक लीगल रजिस्टर्ड वसीयत कराना चाहते हैं तो एडवोकेट का खर्चा पूरा मान सकते हैं 5,000 से 8,000 का हो सकता है। वो भी डिपेंड करता है एडवोकेट की फेमसिटी के साथ, यानी कि वो एडवोकेट कितना फेमस है या उसकी कितनी प्रसिद्धि है और वो कितना प्रसिद्ध है अपने फील्ड में, तो उसकी प्रसिद्धि के हिसाब से उसका खर्चा 5,000 से 8,000 के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं वसीयतनामा बनवाने में। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर वसीयत नहीं किया गया और वसीयत मौजूद नहीं है और उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, तब उसका क्या होगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर पर्सन की डेथ हो गई और उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिक उसके पहले उसकी वाइफ को और उसके बाद उसके बच्चे में जो भी उसके वारिस हैं उसमें बराबर भागों में वो हिस्से में बढ़ जाएगा। रही बात बैंक की, अगर करते हैं, अगर पर्सन की बैंक में एफडी करा रखी है, तो भी अगर उसने उसके जो वारिस अगर प्रेजेंट हैं और उसने नामांकन यानी किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो सबसे पहले वहाँ पर बैंक में आपका जो पर्सन की डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और जो बैंक के जो फॉर्मेट एफिडेविट का फॉर्मेट होता है उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद पहले उसकी वाइफ को मिलेगा पैसे और उसके बाद बाकी उसके जो वारिस हैं उसके बच्चे हैं उनमें वो पैसा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं किया है तो भी इस तरीके से उसका बंटवारा होगा, उनके वारिसों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर बात करते हैं कि वसीयतकर्ता की वैधता क्या है, तो वसीयतकर्ता की जो वैधता है वो वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद ही लागू हो पाएगी। जब तक वो जिंदा है उसकी वसीयत का वो वसीयत तब तक लागू नहीं होती है जब तक उस व्यक्ति की, अगर उसने वसीयत कर दी है तो वो तब तक अप्लीकेबल नहीं होगी जब तक वो व्यक्ति जिंदा है। उस व्यक्ति के मरने के बाद ही वसीयत लागू होगी और उस वसीयत को अगर किसी को चैलेंज करना है तो व्यक्ति के मृत्यु के बाद 12 वर्षों के अंदर वो उस वसीयत को चैलेंज कर सकता है। जो वैधता होती है वो अनंत काल तक वैध रहता है। ये नहीं कि किसी वसीयत की कोई लिमिटेशन है। अगर किसी ने वसीयत कर दिया है तो वो अंत काल तक वैध रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को यूवी ज्ञान का जो भंडार चैनल मैंने बनाया है उसके ज्ञान के बारे में पता चल सके और वो अपने आप की हेल्प कर सके और दूसरों की भी हेल्प कर सके। थैंक यू।